हेलो एवरीवन, यू ऑल वाचिंग एचपी सिंप्लीफाइड। और देखने वाले हैं हम लोग कंप्यूटर सेगमेंट जो है हमारा यूपीएससी ईपीएफओ वाला एग्जाम का, उसके हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखने वाले हैं। कुछ क्वेश्चंस में एक्स्ट्राज भी हैं, वो भी हम लोग एक एक करके देखेंगे। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लैंग्वेज ट्रांसलेटर। इनमें से कौन ऐसा है जो लैंग्वेज ट्रांसलेटर नहीं है? देखिए, असेंबलर एक लैंग्वेज ट्रांसलेटर है, मशीन लेवल लैंग्वेज टू आपको मैंने बताया था ना, लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा, ठीक है। तो असेंबलर होगा, इंटरप्रेटर भी कन्वर्ट करता है, कंपाइलर भी करता है, ये तीनों याद रखिएगा। लेकिन लिंकर जो होता है ना, लिंकर नहीं करता है। लिंकर इज़ नॉट अ लैंग्वेज ट्रांसलेटर। जनरली देर आर 3 टाइप्स ऑफ लैंग्वेज ट्रांसलेटर। कौन कौन सा होता है आपको पता होना चाहिए। कंपाइलर होता है, सिमिलर होता है, इंटरप्रेटर होता है, ठीक है। अगर आप मेरे लेक्चर्स को नहीं देखे हो तो देख लो, कुछ चीज़ें आपको मिस मिलेगी, हो सकता है मे बी। मैंने प्रायोरिटी वाइज डाला है। जो एक दो टॉपिक आपको लगता है कि मिसिंग है, उसको आप क्वेश्चन के थ्रू करो। देखो, मैं बता रहा हूँ ना, जितना मिनिमम पॉसिबल टाइम में मैंने दिया ना, पूरे यूट्यूब पे आपको कोई नहीं देने वाला कंटेंट, और मिनिमम पॉसिबल टाइम में आपको मैक्सिमाइज कर दिया हूँ आउटपुट, ठीक है। मतलब क्या है, हमारा एग्जाम एमसीक्यू बेस्ड है, और उसमें जितनी भी चीज़ें पीवाईक्यू के एनालिसिस पे मैंने उसको विड्रॉ किया, वो मैंने उसमें डाल दिया है। चाहे वो इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड लेबर लॉज हो, चाहे अकाउंटेंसी हो, चाहे वो कंप्यूटर सेगमेंट हो, ठीक है। जनरल साइंस तो कंप्लीट आपको फिजिक्स एंड केमिस्ट्री अच्छे कंडीशन में मिल जाएगा, आप जाकर के उसको देख सकते हो। करंट अफेयर वाला सेगमेंट भी आप देख सकते हो, आई दृष्टि घटना चक्र से, ठीक है ना। चलिए, तो लिंकर जो है ना, वो लैंग्वेज ट्रांसलेटर नहीं है। कंपाइलर ट्रांसलेट करता है। कंपाइलर किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को ट्रांसलेट करता है, सोर्स कोड इनटू मशीन कोड। याद रखिएगा, कंपाइलर की बात करेंगे हम तो सोर्स कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट करता है, ठीक है। बिट कोड और अनदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज असेंबलर्स ट्रांसलेट। अब असेंबलर की बात कर लेते हैं। असेंबलर ट्रांसलेट करता है प्रोग्राम रिटन इन असेंबली लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज, ठीक है। तो असेंबली लैंग्वेज में लिखा हुआ प्रोग्राम को हम लोग मशीन कोड में कन्वर्ट करेंगे, तो असेंबलर करता है। लिंकर की बात कर लें, वह एक यूटिलिटी प्रोग्राम होता है जो कि दैट टेक्स द ऑब्जेक्ट फाइल्स प्रोड्यूस्ड बाय द असेंबलर एंड कंपाइलर एंड अदर कोड टू ज्वाइन देम इनटू ए सिंगल एग्जीक्यूटेबल फाइल। मतलब मान लीजिए कोई एक फाइल बनाया गया है असेंबलर के द्वारा, कोई एक फाइल बनाया गया है इंटरप्रेटर या फिर कंपाइलर के द्वारा, इस दोनों को जोड़ के एक सिंगल फाइल में बता देगा लिंकर। लिंकर नाम ही पता चल रहा है ना आपको, लिंक करने के लिए, दोनों को लिंक करेगा, ठीक है। बेसिक चीज़ें हैं, कोई बहुत ज़्यादा वो नहीं करना है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? कहता है अ डिवाइस ड्राइवर ऑफ आउटपुट डिवाइसेस। तो पूछ रहा है डिवाइस ड्राइवर ऑफ आउटपुट डिवाइसेस क्या होता है? इंटरप्रेट्स इनपुट प्रोवाइडेड बाय यूजर्स इनटू कंप्यूटर यूजेबल फॉर्म। तो जो डिवाइस ड्राइवर होता है वो इंटरप्रेट करता है जो इनपुट हम लोग ने देते हैं, जो यूज़र लोग देते हैं कंप्यूटर को, उसको यूजेबल फॉर्म में। तो ऐसा कुछ नहीं है। सेकंड ऑप्शन देखते हैं, इंटरप्रेट्स कंप्यूटर आउटपुट इनटू यूजर अंडरस्टैंडेबल फॉर्म। दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट। तो बेसिकली कोई भी ड्राइवर होता है ना, डिवाइस ड्राइवर, वो बेसिक जो डिवाइस ड्राइवर ऑफ आउटपुट डिवाइसेस पूछ रहा है, तो वो इंटरप्रेट करेगा कंप्यूटर के आउटपुट को, हम लोग उसको समझ पाएँ, जो यूजर्स हैं वो समझ पाएँ, ठीक है ना। जैसे मैं आपको बताता हूँ, मान लीजिए ये सिस्टम है, यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन को फेड किया गया, ठीक है। फेड किसके द्वारा किया? मान लीजिए सीपीयू की सिस्टम है, सीपीयू रजिस्टर, या फिर इसमें होता है आप एक और एएलयू अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, और एक होता है कंट्रोल यूनिट, ठीक है, कंट्रोल यूनिट। तो सीपीयू इसी के इर्द गिर्द घूमता है सारा। फेड हुआ, कुछ चीज़ें आउटपुट में मिलती हैं जिसको हम लोग यूज़र्स बैठे होते हैं सेंट पे, और उनको समझना होता है इस चीज़ को, ठीक है। तो जो डिवाइस ड्राइवर होता है आउटपुट डिवाइसेस का, अगर हम लोग बात कर ले, आउटपुट डिवाइसेस किस में हो जाएगा? एलईडी भी आ जाएगा या एलसीडी भी हो जाएगा, ठीक है ना। इसको वीडियो कहते हैं, विजुअल डिस्प्ले यूनिट, वीडियो कहते हैं, सॉरी। तो इंटरप्रेट कंप्यूटर आउटपुट इनटू यूजर अंडरस्टैंडेबल फॉर्म। तो बेसिकली एक डिवाइस ड्राइवर होता है किसी भी आउटपुट डिवाइस का, जो इंटरप्रेट करता है कंप्यूटर आउटपुट को यूज़र के अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में। मेन पर्पस होता है डिवाइस ड्राइवर का, वो प्रोवाइड करता है एब्स्ट्रैक्शन बाय एक्टिंग एज एन इंटरप्रेटर बिटवीन द हार्डवेयर ड्राइव एंड द एप्लीकेशन ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम दैट यूजेस इट। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग रजिस्टर इज यूज टू कीप ट्रैक ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड। देखिए, क्वेश्चन बहुत आसान है। एक होता है काउंटर सिस्टम, ठीक है। काउंटर सिस्टम क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। जैसे मान लीजिए एक तरीके का बकेट है, आपने क्या किया, इस पर एक कॉइन फेंका, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। ये पहले इंटर किया, मैं आपको बता रहा हूँ एक दिन। हाँ, ये पहला इंटर किया था, ये दूसरा इंटर किया था, तीसरा इंटर किया था, फोर्थ इंटर किया था। लेकिन यहाँ क्या होगा, अगर हमको इसको विड्रॉ करना है, इसको निकालना है, तो आपको पहले चौथा निकालना पड़ेगा। तो चौथा यहाँ पे कौन सा सिस्टम हो गया? लास्ट इनपुट विल बी द फर्स्ट आउटपुट, लीफो सिस्टम, लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो इसको आपको लास्ट निकालना पड़ेगा। तो देखिए प्रोग्राम काउंटर क्या करता है, जैसे मान लीजिए इसको निकाला तो काउंट कर लेगा 1, दूसरे को निकाला काउंट कर लेगा 2। तो रजिस्टर मैंने आपको ऑलरेडी बताया, जो एक मेमोरी यूनिट होता है, ठीक है, एक मेमोरी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है।
तो बेसिकली जो ट्रैक रखेगा नेक्स्ट इंस्ट्रक्शंस टू बी एग्जीक्यूटेड, वो होता है आपको प्रोग्राम काउंटर। तो बेसिकली जो प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर होता है ना, वो जो आगे होने वाला जो इंस्ट्रक्शंस होगा ना उसको वो करेगा। जैसे मैंने अभी आपको क्या एग्जांपल दिया था, लीफो का, लास्ट इन फर्स्ट आउट का। तो जैसे मानिए आपने लास्ट इन किया लेकिन फर्स्ट इसको आउट करोगे, ये जो नए वाला इंस्ट्रक्शन होने वाला नहीं, ये इंस्ट्रक्शन तो हो गया, आपने लास्ट इनपुट कर दिया, लेकिन जो अभी जो लास्ट इन किया था वो फर्स्ट आउटपुट होगा, ये इंस्ट्रक्शन बाद का है, लेकिन ये बताएगा कौन, ये बताएगा प्रोग्राम काउंटर। तो बेसिकली प्रोग्राम काउंटर एक ऐसा रजिस्टर होता है जो कि ट्रैक रखता है, इन्फॉर्मेशन रखता है नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड, आगे आने वाला इंस्ट्रक्शन वो कैसे एग्जीक्यूट करेंगे उसको, ठीक है। जैसे मान लिया मैं एक और एग्जांपल आपको देता हूँ, ठीक है। एक है आपको ऐड कंटेंट ऑफ ए टू द कंटेंट ऑफ बी, हालांकि इसको एक्यूमुलेटर पढ़ते हैं, ऐड द कंटेंट ऑफ एक्यूमुलेटर ए टू द मेमोरी एड्रेस बी, ठीक है। तो देखिए, तो जितने भी अब यहाँ पे क्या हो रहा है, पहले तो एक चीज़ है कि हमें ए एक स्पेस है, ए कहीं पे रखा है और बी में हम उसको ऐड करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले इसको ए को क्या करेंगे, हम लोग फेच करेंगे, उठाएंगे, मतलब निकालेंगे इसके बॉक्स से, बोलेंगे भाई साहब आप निकलिए यहाँ से, आपको बहुत तगड़ा इंस्ट्रक्शन मिला है कि आप यहाँ से फेच होकर के उसके बाद क्या करिएगा, यहाँ पे आकर रीड करेंगे स्पेस है कि नहीं, फिर उसके उसमें इसको डाल देंगे, ठीक है। तो ये इंस्ट्रक्शन करना है और ये इंस्ट्रक्शन को ट्रैक कौन रखता है, तो वो प्रोग्राम काउंटर रखता है, ठीक है ना। प्रोग्राम काउंटर एक रजिस्टर है जो कि ट्रैक रखता है नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड, ठीक है। वो एड्रेस कंटेन करता है लोकेशन ऑफ द इंस्ट्रक्शन बीइंग एग्जीक्यूटेड एट द करंट टाइम, एज इच इंस्ट्रक्शन गेट फेच्ड, मैंने आपको ऑलरेडी बताया, द प्रोग्राम काउंटर इंक्रीजेज इट्स स्टोर इट्स वैल्यू बाय 1। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑडियो फाइल। देखिए सीधी सी बात है, आप MPEG मिडी वैल्यू पहले सुनते होंगे, वेब म्यूजिक भी सुनते हैं, तो ये तीनों आप जब ऑडियो फाइल निकालोगे ना फ़ोन में, तो एक तो MP3 होता है, एक मिडी भी होता है, एक .wav भी आपको दिखेगा, MPEG भी दिखेगा, लेकिन SWF नहीं दिखता है। अब हम लोग देखते हैं कि होता क्या है। SWF का फुल फॉर्म होता है, स्टैंड फॉर स्मॉल वेव फॉर्मेट। यह क्या है, एडोब फ्लैश फाइल फॉर्मेट है, जो ये कंटेन करता है वीडियोस एंड वेक्टर बेस्ड एनिमेशंस को, जबकि बाकी सारा जो है वो ऑडियो फाइल फॉर्मेट है। देखिए इस क्वेश्चन से आप क्या ड्राइव कर सकते हो, इस क्वेश्चन से आप ड्राइव कर सकते हो कि WAV, MPEG एंड मिडी जो है वो ऑडियो फाइल फॉर्मेट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिनोट सिक्वेंशियल इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। देखिए सिक्वेंशियल इलेक्ट्रॉनिक सर्किट क्या होता है ये समझते हैं हम लोग, पहले समझेंगे फिर ही तभी पढ़ेंगे। सिक्वेंशियल इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, देखिए जैसे मान लीजिए ये एक सर्किट है, ठीक है, इसमें इनपुट है A और इनपुट है B, ठीक है। यहाँ पे एक लगा है क्लॉक को इस तरीके से दिखाते हैं, क्लॉक लगा है बाहर की तरफ, यहाँ पे आप जनरेटर लगा दो, यहाँ से क्लॉक सिग्नल हम लोग प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। यहाँ से लेंगे हम लोग आउटपुट, ठीक है, यहाँ पे इसको ग्राउंड कर देते हैं, यहाँ पे 0 वोल्ट कनेक्टेड है, ठीक है। ये आपका हो गया इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, ठीक है, ये आपको हो गया सिक्वेंशियल डिवाइस समझ लीजिए। अब क्या हो रहा है, जैसे मान लीजिए आपने इसको पहला एक क्लॉक पल्स प्रोवाइड किया, मतलब 1 वोल्ट वोल्टेज दिया, 5 वोल्ट देते हैं नॉर्मली, दिया आपने, तो A एंड B में मान लो पहले 0 0 था, फिर 0 1 1 0 1 1, ठीक है। तो आउटपुट क्या मिलेगा ये देखते हैं। मान लीजिए ये सिक्वेंशियल सर्किट है, वो एक तरीके से एक एंड गेट है, समझते हैं A एंड B। एंड गेट क्या करता है, मल्टीप्लाई करता है चीज़ों को। तो अगर हम लोग इनपुट A पे 0 B पे 0 देंगे तो आउटपुट 0 आएगा। अब इस दोनों में से कोई एक भी 0 होगा, तो आप देखिए मान लीजिए A ये है B ये है, तो आउटपुट क्या मिल रहा है, A इंटू B मिल रहा है, तो प्रोडक्ट हो रहा है, तो प्रोडक्ट तो कोई भी एक 0 होगा तो 0 हो जाएगा, 1 1 का 1 हो जाएगा। मतलब क्या है कि कोई भी एक इनपुट अगर 0 हो रहा है तो आउटपुट 0 हो रहा है, कोई भी एक आउटपुट, दोनों आउटपुट अगर 1 हो रहा है तभी 1 हो रहा है, हमको आउटपुट फंक्शन में 1 मिल रहा है, तो ये हो गया। तो अब देखिए सिक्वेंशियल कैसे था, पहले आपने क्लॉक पल्स दिया पॉजिटिव पे तो हमें सिग्नल मिल गया 0, फिर आपने इसको 0 रखा तो वहाँ पे आपको सिग्नल नहीं मिलेगा, तो ये सीक्वेंस में आएगा आपको सारा का सारा इनपुट और आउटपुट का पैटर्न, इसलिए इसको सीक्वेंशियल सर्किट कहते हैं। अब एक चीज़ समझिए, सबसे बेसिक चीज़ है, बहुत ज़्यादा उसमें डीप में घुसने की जरूरत नहीं है। तो पहला इसमें से कौन सा ऐसा जो सीक्वेंशियल सर्किट है जो कि 1 बिट ऑफ डाटा को स्टोर करता है, 1 बिट ऑफ डाटा को स्टोर करता है। देखिए सिंपल सा बात है, वो फ्लिप फ्लॉप होता है। फ्लिप फ्लॉप क्या होता है, बहुत सारे, देखिए फ्लिप फ्लॉप जो होता है ना वो सीक्वेंशियल इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है, इसको हम लोग यूज ही करते हैं सिंगल बिट के डाटा को स्टोर करने के लिए। एक फ्लिप फ्लॉप होता है ना, वहाँ पे 2 स्टेबल स्टेट्स होते हैं और इसको हम लोग इन्फॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए बनाते हैं,
ठीक है। रजिस्टर क्या है, एक मेमोरी है, ठीक है। ये भी 1 बिट डाटा को स्टोर करता है, लेकिन ये मेमोरी है, ठीक है, सिक्वेंशियल सर्किट नहीं है, ठीक है। ट्रांजिस्टर्स आपको पता होगा, जिसको हम लोग एम्पलीफायर बनाने में यूज़ करते हैं, स्विच बनाने में यूज़ करते हैं, और भी बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं। कैपेसिटर, जिसकी यूनिट होती है फेराड, ये भी पता होना चाहिए। कैपेसिटर बेसिकली चार्ज स्टोर करता है, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेसिक ऑपरेशन ऑफ कन्वर्टिंग रॉ इनपुट डाटा इनटू द यूजफुल इन्फॉर्मेशन इज नॉट परफॉर्म बाय ऑल कंप्यूटर्स। तो इनमें से कौन सा ऐसा बेसिक ऑपरेशन है जो रॉ इनपुट डाटा को यूजफुल इन्फॉर्मेशन में परफॉर्म नहीं कर पाता है कंप्यूटर में। तो देखिए, क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा बेसिक ऑपरेशन किसी रॉ इनपुट डाटा को आप यूजफुल इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट कर रहे हो तो परफॉर्म नहीं कर किया आता है। तो बेसिकली देखिए, आप क्या करेंगे, पहले इनपुट करेंगे किसी डाटा को, फिर स्टोर करेंगे, फिर जब हम लोग इनपुट करेंगे फिर स्टोर कर लिए किसी जगह पे, फिर उसको प्रोसेस करेंगे, फिर आउटपुट देखते हैं, एंड देन कंट्रोलिंग एक्शन होता है। स्विचिंग कोई ऑपरेशन नहीं है कंप्यूटर के द्वारा जब वो कन्वर्ट करता है किसी रॉ इनपुट डाटा को यूजफुल इन्फॉर्मेशन में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेमोरीज इज एक्सट्रीमली फास्ट। देखिए, एक्सट्रीमली फास्ट पूछ रहा है, एंड एक्ट एज हाई स्पीड बफर बिटवीन द CPU एंड द मेन मेमोरी, ठीक है। तो देखिए, कभी भी क्वेश्चन को देख के फ्लैश नहीं मारना है, ठीक है। फ्लैश का मतलब होता है सुपर फास्ट, लेकिन ये जो ऑप्शन है ना, उसमें कैच मेमोरी जो होता है वो सबसे हाई स्पीड एक्सट्रीमली फास्ट होता है, और उसके बाद यह हाई स्पीड बफर की तरह बिहेव करता है। देखिए, बफर क्या होता है, एक टर्म सुने होंगे आप लोग, बफर स्टॉक, ठीक है। बेसिकली क्या होता है, एक छोटा सा एम्प्टी स्पेस बन जाता है, उसमें कुछ चीज़ें इन्फॉर्मेशन स्टोर हो जाती हैं, ठीक है। जैसे मैं आपको बताता हूँ, मान लीजिए आप बहुत ज़्यादा फेसबुक पे विजिट करते हो, या फिर आप समझ लीजिए आप शूज़ एक सर्च कर रहे हो बहुत ज़्यादा, आपको कुछ दिन में एक शूज़ लेना है और आप बहुत ज़्यादा सर्च कर रहे हो, तो जब आप फेसबुक खोलते हो ना, या फिर इंस्टा खोलते हो, तो शूज़ की ऐड ज़्यादा आने लगती है। तो ये कैसे हो पा रहा है पॉसिबल, ये कैच मेमोरी कारण होता है। मतलब आपकी जो विजिटिंग साइट्स हैं, जो फ्रिक्वेंसी है, वो उसको ट्रेस करके एक अपने बैकअप मेमोरी में रख लेता है, और उसको फिर बाद में रीएलोकेट करता है चीज़ों को, ठीक है। तो कैच मेमोरी जो होता है वो एक्सट्रीमली फास्ट होता है और बहुत ही हाई स्पीड बफर की तरह एक्ट करता है बिटवीन CPU एंड मेन मेमोरी, ठीक है। और एक चीज़ समझिए, कैच मेमोरी जो है वो सप्लीमेंट्री मेमोरी की तरह बिहेव करता है, जो कि टेम्पररीली स्टोर करता है फ्रिक्वेंटली यूज इंस्ट्रक्शंस को। देखिए, आप जो फ्रिक्वेंटली यूज, आप क्या कर रहे थे, जूते सर्च कर रहे थे बार बार जा करके, एडिडास की वो खोल रहे हो, वेबसाइट खोल रहे हो, कभी रिबॉक की वेबसाइट खोल रहे हो, तो कैच मेमोरी क्या करता है, उसको लोकेट कर लेता है और बोलता है ये जो बंदा है वो बार बार इस चीज़ पे विजिट कर रहा है, तो उसको यही चीज़ दिखाओ। कैसे दिखाएगा, ये काम मेनली होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजर का। SEO एक पोस्ट है जिसमें ये चीज़ों का ध्यान रखा जाता है, ठीक है। चलिए, अब क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेब ब्राउजर। इसमें से कौन जो है वेब ब्राउजर नहीं है, ये बताना है आपको। देखिए, इंटरनेट एक्सप्लोरर आपको पता है, इस पर तो मीम्स भी बनता है कि बहुत स्लो है। फायरफॉक्स इज़ अ वेब ब्राउजर, गूगल क्रोम इज़ अ वेब ब्राउजर। फेडोरा जो है ना वो वेब ब्राउजर नहीं है। ये क्वेश्चन तो कोई बच्चा भी बना देगा, लेकिन हमें ये पता होना चाहिए कि फेडोरा है क्या। फेडोरा जो है वो फ्री एंड ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, प्लेटफॉर्म है फॉर हार्डवेयर, क्लाउड्स एंड कंटेनर्स। इट इज़ बेस्ड ऑन द लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम कर्नेल आर्किटेक्चर। ये आर्किटेक्चर भी याद रखिए, कभी कभी पूछता है। इट इज़ नॉट अ वेब ब्राउजर, वेयर एज इंटरनेट एक्सप्लोरर, मोजिला, फायरफॉक्स एंड गूगल क्रोम आर द फेमस वेब ब्राउजर, सबको पता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, देखते हैं। 9 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिप्रेजेंट 1 GB 1 GB ऑफ द इन्फॉर्मेशन। तो बिल्कुल 1 GB में कितना होता है, 1024 MB होता है, ठीक है। 1 MB में कितना होता है, तो ये 1024 KB होता है, ठीक है। तो 1024 MB हो गया। अब CD रोम क्या है, CD रोम आपको सेकेंडरी मेमोरी है, ठीक है। CD रोम जिसको कॉम्पैक्ट डिस्क कहते हैं, जो कि रीड ओनली मेमोरी है, ठीक है। रीड ओनली मेमोरी रोम है, या डिजिटल स्टोरेज मीडियम है जो कि होल्ड करता है लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा को, इंक्लूडिंग किस चीज़ को इन्फॉर्म करता है, स्टोर करता है। टेक्स्ट हो गया, इमेज हो गया, ऑडियो हो गया, या सेकेंडरी मेमोरी का एग्जाम्पल है। मेमोरी वाले पोर्शन को बहुत अच्छे से कर लीजिएगा, एग्जाम में आपको डायरेक्टली देखने को इससे क्वेश्चन मिलेगा। वेब आपको पता होना चाहिए। जब आप स्टार्टिंग में 1-2-3 टर्म सुनते होंगे, देखो, एक होता है GPRS, एक होता है WWW, एक होता है WAP। जब आप बहुत पहले फ़ोन यूज़ करते होंगे तो आपको ये चीज़ें दिखने को मिलती होगी, ठीक है। तो वेब जो होता है वो वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल स्टैंड करता है। वेब वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल या टेक्निकल स्टैंडर्ड है किसी भी एक्सेसिंग इन्फॉर्मेशन का किसी भी मोबाइल वायरलेस नेटवर्क के थ्रू, ठीक है। ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी जो है वो क्या अलाउ करता है, सेंडिंग द फाइल विद इन द रेंज ऑफ 10 किलोमीटर। बिल्कुल गलत। ब्लूटूथ से आप 10 किलोमीटर तक आप फाइल को सेंड कर सकते हो क्या, बिल्कुल नहीं। सेंडिंग एन ईमेल, तो क्या आप ब्लूटूथ से ईमेल सेंड कर पाते हो क्या, नहीं।
वायरलेस कनेक्शन, ये तो सही है, वायरलेस कनेक्शन होता है बिटवीन वेरियस डिवाइसेस इक्विपमेंट्स ओवर शॉर्ट डिस्टेंस, तो 10 to 15 मीटर मैक्स टू मैक्स, ये तो आंसर सी हो जाएगा। कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बेसिक फंक्शन ऑफ ए कंप्यूटर, इसमें से कौन ऐसा जो फंक्शन नहीं है कंप्यूटर का, एक्सेप्ट करता है, प्रोसेस करता है डाटा को, बिल्कुल सही, स्टोर करता है डाटा को, बिल्कुल सही, स्टोरेज होता है, बहुत सारी टाइप की स्टोरेज मेमोरी होती है, रैम होता है, रोम होता है, कैच मेमोरी होता है, ठीक है, फ्लैश मेमोरी होता है, लेकिन इनपुट को एक्सेप्ट करता है। आप कीबोर्ड के थ्रू क्या कर रहे हो, इनपुट ही तो डाल रहे हो ना, लेकिन क्या कंप्यूटर कभी भी स्कैन करता है क्या टेक्स्ट को, बिल्कुल नहीं। अगर देखा जाए तो स्कैन टेक्स्ट या बेसिक फंक्शन नहीं है कंप्यूटर का। बेसिक फंक्शन ऑफ कंप्यूटर बात करें तो इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट एंड स्टोरेज होता है, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज हार्डवेयर, हार्डवेयर इनमें से कौन है, पावर पॉइंट सॉफ्टवेयर है, आपको पता होगा। ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है, आपको पता है। हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर के बीच के जो रिलेटिविटी सेटअप करने वाला जो होता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। पावर पॉइंट सॉफ्टवेयर आपको पता होना चाहिए। ड्राइवर जहाँ पे आ गया वो भी सॉफ्टवेयर होता है। कंट्रोल यूनिट जो हो गया ये हार्डवेयर हो गया। हार्डवेयर रेफर्स टू वैसा पार्ट जो फिजिकल पार्ट होता है कंप्यूटर का, जैसे कि हार्डवेयर डिवाइसेस कौन सा हो गया, कंट्रोल यूनिट हो गया, मॉनिटर हो गया, कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, प्रिंटर हो गया, ठीक है। अब कह रहा है द मेथड ऑफ कम्युनिकेशन इन विच ट्रांसमिशन कैन टेक प्लेस इन बोथ डायरेक्शंस बट हैपेंस ओनली इन वन डायरेक्शन एट अ टाइम। ऐसा कौन सा मेथड है कम्युनिकेशन का जहाँ पे कम्युनिकेशन दोनों डायरेक्शन में हो पाता है, मतलब ये सेंडिंग एंड हो गया, ये रिसीविंग एंड हो गया, तो सेंडिंग से रिसीविंग एंड, रिसीविंग से सेंडिंग एंड। द मेथड ऑफ कम्युनिकेशन इन विच ट्रांसमिशन कैन टेक प्लेस इन बोथ डायरेक्शन, दोनों डायरेक्शन में पार्ट ले सकता है लेकिन होता सिर्फ एक डायरेक्शन में ही है एक टाइम पे, तो वो कौन सा है, तो वो है हाफ डुप्लेक्स, ठीक है। तो हाफ डुप्लेक्स जो होता है ना, वहाँ पे देखिए दोनों तरीके से हो सकता है पॉसिबल कम्युनिकेशन दोनों साइड से, लेकिन एक टाइम में एक ही तरफ का होता है, ठीक है। अगर फुल डुप्लेक्स की बात कर ले तो आपको एक तरफ में दोनों तरफ का कर सकते हो आप कम्युनिकेशन। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है अ कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स दैट कंट्रोल, पहला तो ऑप्शन कीवर्ड हो गया कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स दैट कंट्रोल हाउ द कंप्यूटर सिस्टम रन्स एंड प्रोसेस इन्फॉर्मेशन। तो बेसिकली देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम का मेन काम यही होता है कि वो पहले चीज़ क्या करेगा, जितने भी प्रोग्राम्स हैं कंट्रोल करवाएगा और कंप्यूटर सिस्टम कैसे रन करेगा इन्फॉर्मेशन पे, एक पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन पे, ये काम ओएस करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिकली एक लिंक होता है बिटवीन द हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, ठीक है। चलिए एसएमपीएस क्या होता है, स्विच मोड पावर सप्लाई, आपको पता होना चाहिए। एसएमपीएस का फुल फॉर्म होता है स्विच मोड पावर सप्लाई। लाइक अदर टाइप्स ऑफ पावर सप्लाई, एसएमपीएस पावर सप्लाई ट्रांसफर्स पावर फ्रॉम ए सोर्स यूजुअली एन एसी आउटलेट टू ए डीसी डिवाइस, ठीक है। इन्वर्टर देख रहे हैं, एसी से चार्ज होगा, बाद में बैटरी की तरह बिहेव करेगा, ठीक है। और एसएमपीएस स्टैंड फॉर स्विच मोड पावर सप्लाई। यूएसबी एक्रोनिम, देखिए एक्रोनिम्स वाला क्वेश्चन ही पूछ लीजिएगा, मतलब पढ़ लीजिएगा। देखिए अभी जस्ट यहाँ पे एसएमपीएस का पूछा, यूएसबी का पूछा, लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा बहुत ही बेसिक पूछता है, बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जाना है। यूएसबी यूनिक सॉल्यूशन बस होता है, ठीक है। यूएसबी क्या है, सॉरी यूनिवर्सल सीरियल बस होता है, सॉरी यूनिवर्सल सीरियल बस होता है। बस तो होगा ही होगा क्योंकि ये ट्रांसमिट करेगा, ट्रांसफ़र करेगा, ठीक है। तो यूएसबी क्या होता है, यूनिवर्सल सीरियल बस होता है, ठीक है। अब हम लोग यूएसबी के बारे में बात कर ले तो बेसिकली इसको यूज किया जाता है स्टोरेज, किसी भी डाटा को स्टोर करने में, किसी भी डाटा को बैकअप करने में, ट्रांसफ़र अगर आपको फाइल करना है इधर से उधर तो भी आप यूज़ कर सकते हो। यूएसबी ड्राइव्स होता है, बेसिकली यूएसबी ड्राइव्स आता है आपको मल्टीपल स्टोरेज कैपेसिटी में और डिफरेंट पार्ट्स में आप उसको यूज कर सकते हो, और ये यूनिक शेप का होता है, ठीक है। यूनिवर्सल सीरियल बस का फुल फॉर्म होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है क्लाउड कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी रेफर्स टू, अगर क्लाउड कंप्यूटिंग की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्लाउड कंप्यूटिंग जो टेक्नोलॉजी है वो बेसिकली होता क्या है। तो देखिए क्लाउड कंप्यूटिंग जो होता है ना, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ पहले। एक तो क्लाउड डाटा क्या होता है पहले वो समझ लेते हैं, क्योंकि ये पूछता है एग्जाम में। मान लीजिए आप एक सिस्टम इंचार्ज हो, ठीक है, आप यूज़ कर रहे हो, और जैसे आप क्या कहते हो किसी चीज़ को एक ड्राइव पे सेव करते हो ना, तो ड्राइव भी एक तरीके क्लाउड है। क्लाउड कहने का मतलब एक तरीके का ऐसा स्टोरेज जो आपके सिस्टम से बाहर है, सिस्टम के आउटसाइड है, ठीक है। अब क्या कर रहे हो आप, सबसे पहले अगर आपको मान लो कोई इन्फॉर्मेशन है जो जिसको हाइड करके रखना है या फिर उसको सेफ रखना है आपके सिस्टम से, आपका सिस्टम कभी भी करप्ट हो सकता है, तो आप क्या करोगे, उस अपने इन्फॉर्मेशन को उस क्लाउड पे ले जाके रख दोगे। क्लाउड पे वो इन्फॉर्मेशन हो गया, अब आप क्या करोगे, क्लाउड पे रखते ही आप उसको डिस्कनेक्ट कर लोगे, बोलोगे ठीक है चलो अब मेरा आपका सिस्टम अलग है, आपका इन्फॉर्मेशन सेफ़ है, यहाँ पे इन्फो यहाँ आपका सेफ़ है। अब करना क्या है, तो आपका जो इन्फॉर्मेशन है जो आपके सिस्टम से बाहर
किसी एक अननोन लोकेशन पे सेव है ना, वो उसको कहते हैं क्लाउड, और उसके अंदर जो इन्फॉर्मेशन वो हो गया क्लाउड इन्फॉर्मेशन, ठीक है। लेकिन क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है ये समझते हैं। क्लाउड कंप्यूटिंग की बात करें तो बेसिकली रेफर करता है डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटर आर्किटेक्चर के बारे में, जो कि प्रोवाइड करता है सॉफ्टवेयर, इंफ्रास्ट्रक्चर्स एंड प्लेटफॉर्म्स जस्ट एज रिक्वायर्ड बाय द एप्लीकेशंस और या यूजर्स। कोई भी यूजर्स होगा, कोई भी एप्लीकेशंस होगा, जिनको जिस तरीके का सॉफ्टवेयर चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, प्लेटफॉर्म चाहिए, उसको क्लाउड कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी के माध्यम से दिया जाएगा, ठीक है। तो क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होगा? अ डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटर आर्किटेक्चर दैट प्रोवाइड सॉफ्टवेयर, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड प्लेटफॉर्म्स जस्ट एज रिक्वायर्ड बाय द एप्लीकेंट्स यूजर्स। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट फॉर नैनोटेक। देखिए मैंने आपको जब बताया था साइंस किस तरीके से पढ़ता है, सबसे पहला क्वेश्चन मैंने नैनोटेक बताया था, ठीक है। अभी फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ, लेट्स टॉक अबाउट नैनोटेक। चलिए नैनोटेक के बारे में हम बात करते हैं तो मान लीजिए एक कोई क्रिस्टल है, मैंने यहाँ पे भी वहाँ भी क्रिस्टल लिया था, यहाँ भी क्रिस्टल लेता हूँ, या फिर कुछ और ले लेता हूँ, चलो कोई बात नहीं। मान लीजिए आपके पास ये एलिमेंट है, ठीक है। ये एलिमेंट जो आपके पास है, अब इसकी कुछ ना कुछ कैरेक्टरिस्टिक है, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक, केमिकल कैरेक्टरिस्टिक, बायोकेमिकल कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है। ये इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक है जो ये प्रोसेस करता है। अब क्या करें हम, जो नैनो साइंटिस्ट हैं, नैनो मटेरियल के या फिर मटेरियल साइंस के जो साइंटिस्ट हैं, उन्होंने क्या किया, इसमें से एक नैनो पार्टिकल को डिज़ाइन किया, उसको निकाल के बाहर ले गए, ठीक है। अब वो पार्टिकल मान लीजिए ये बन गया, क्यूबिकल शेप का है मान लीजिए। तो जब साइंटिस्ट लोगों ने या फिर मटेरियल इंजीनियर्स ने ये देखा कि इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक थी कौन कौन सी, बायोकेमिकल, केमिकल, फिजिकल जो फीचर्स थी वो इस मटेरियल से बिल्कुल डिफरेंट थी, ठीक है। तो और इस मटेरियल की साइज़ क्या थी, नैनोमीटर में साइज़ थी, दैट इज़ 10⁻⁹ मीटर के साइज़ की थी। तो ये देखा गया, एक चीज़ और देखा गया कि जो सरफेस कांटेक्ट इस मटेरियल का था ओरिजिनल स्पेसिमेन का, उससे इसका कहीं ना कहीं ज़्यादा हो गया। मैं बात कर रहा हूँ इक्विवेलेंट सरफेस एरियाज़ की, ठीक है। तो ये क्या हो गया कि एक मटेरियल से आप दो फीचर के मटेरियल को डिस्टिंग्विश कर लिए, तो इससे तो बहुत सी चीज़ें बन सकती है। तो ये हो गया नैनो मटेरियल, ठीक है। अब देखिए, अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कौन सा स्टेटमेंट नैनो मटेरियल के लिए, नैनो टेक्नोलॉजी के लिए बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। हाँ करेक्ट पूछ रहा है। चलिए अब देखिए क्या क्या पूछ रहा है। इट इज़ टेक्नोलॉजी ऑफ सर्टेन मटेरियल एंड डिवाइसेस एटम बाय एटम। बिल्कुल 10⁻⁹ मीटर पे जाओगे ना तो आप एटॉमिक लेवल पे चले ही जाओगे, ठीक है। तो ऑप्शन 1 आपका बिल्कुल करेक्ट है। सेकंड कह रहा है फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज एट द नैनोमीटर स्केल। अभी मैंने आपको जस्ट समझाया है कि यस, फिजिकल, chemical, biochemical properties will get altered when we will switch to nanometer scale. So option B is also correct. C कह रहा है chemical property change at the nanometer scale. Definitely this is absolutely correct. 1, 2 and 3 will be the correct answer. D हो जाएगा। अब देखिए ये क्वेश्चन आता मैं ज़रूर बनाता, कुछ लोग होते जो पढ़ के जाते वो बनाते, लेकिन बहुत सारे बच्चे इसको गलत करके आएंगे और यहीं पे आप आगे निकलोगे, ठीक है। चलिए अब कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस। अब देखिए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस के बारे में पूछ रहा है। वुड बी द मोस्ट एप्रोप्रिएट फॉर परफॉर्मिंग न्यूमेरिकल एंड स्टैटिकल कैलकुलेशंस। यहाँ बात कर रहा है न्यूमेरिकल एंड स्टैटिकल कैलकुलेशन के लिए कौन सबसे बेस्ट सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन होता है, ठीक है। चलिए हम लोग देखते हैं। तो वो स्प्रेडशीट होता है, बेसिकली स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर जो होता है वो बेसिक एप्लीकेशन होता है और बहुत ही ज़्यादा एप्रोप्रिएट होता है किसी भी न्यूमेरिकल परफॉर्मेंस को डील करने के लिए, स्टैटिकल कैलकुलेशन को डील करने के लिए, ठीक है। यह एक प्लेटफॉर्म होता है जो डिज़ाइन करता है, बेसिकली इसको डिज़ाइन किया जाता है एनालाइज करने के लिए, ऑर्गेनाइज करने के लिए और स्टेयर इन्फॉर्मेशन एट टेबल फॉर्म, रोज एंड कॉलम। देखिए अब मैं आपको बताता हूँ ये आखिर होता क्या है। मान लीजिए ये आपके पास स्प्रेडशीट है, ठीक है। ठीक है, अब देखिए ये हो गया, इस तरीके से मूव कीजिएगा तो ये होता है रोज़, और अगर ऐसे मूव कीजिएगा तो ये होता है कॉलम, ठीक है। अब मानिए आपने रोज़ पे लिख दिया नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स अप्लाइड फॉर IIT JEE, कॉलम पे लिख दिया, कॉलम पे क्वालिफाइड कैंडिडेट्स, ठीक है, और मार्क्स ऑब्टेन्ड इन फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ्स, ठीक है। तो ये एक स्टैटिकल रिप्रेजेंटेशन हुआ जो कि न्यूमेरिकली किसी डाटा को आप आराम से उसको शो कर सकते हो। आखिर हम लोग स्प्रेडशीट का यूज़ क्यों करते हैं,
स्टैटिस्टिक को मर्ज करने के लिए। स्टैटिस्टिक क्यों यूज़ करते हैं? ताकि मेरा टाइम बचे। मान लीजिए अगर आप इसी इन्फॉर्मेशन को पेज पे लिखते तो आपको लगभग 10 मिनट लग जाता, मान लीजिए। तो अगर हम लोग उसको टेबुलर फॉर्म में लिखेंगे तो हमको 2 मिनट में हो जाएगा, 3 मिनट में हो जाएगा। तो टाइम बचता है। टाइम के साथ साथ क्या बचेगा? जो CPU का आइडियल टाइम होता है, एक टर्म होता है CPU आइडियल टाइम। ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा एग्जाम में। CPU आइडियल टाइम क्या होता है? वैसा टाइम जहाँ पे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो है ना एकदम निठल्ला बैठा हुआ है, उसको कोई इन्फॉर्मेशन दिया ही नहीं जा रहा है। ALU अर्थमेटिक लॉजिकल ऑपरेशन यूनिट जो होता है वो भी शांत बैठा है, कंट्रोल यूनिट भी शांत बैठा है और CPU भी शांत बैठा है। इसको कहते हैं आइडियल पॉइंट ऑफ द CPU। ठीक है, चलिए बहुत ज़्यादा नहीं घुसता हूँ इसमें, नहीं तो फिर वो हो जाएगा, ब्लॉक ना हो जाओ। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है? हाँ, क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑन ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। GPS ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम होता है, आपको पता होगा। GPS कहाँ का है? USA का है। अगर इसी तरीके से हम बात करें इंडिया का तो नाविक है। ठीक है, इस तरीके से बात करें रशिया का तो ग्लोनास है। ठीक है, ये सब क्या है ना, एक ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम होती है। जैसे ओला हो गया, ऊबर हो गया, ठीक है, ये सब यूज़ करते हैं ना GPS का, बहुत सुन रहे होगे आजकल। तो हर का अपना अपना GPS होता है, लेकिन गूगल बहुत ज़्यादा डोमिनेटेड है पूरे वर्ल्ड में। गूगल की GPS पूरी वर्ल्ड यूज़ करती है। ठीक है, अब देखिए क्या कह रहा है? GPS अलाउज एक्यूरेट टाइम स्टैंपिंग ऑन ATM ट्रांजेक्शंस। बिल्कुल, ATM से लिंक्ड है तो ATM ट्रांजेक्शन्स का एक्यूरेट टाइम स्टैंपिंग बता देगा। ठीक है, हाँ करेक्ट ही पूछ रहा है ना, करेक्ट पूछ रहा है। चलिए, तो ये करेक्ट है। GPS रिलाइज ऑन द सेट ऑफ सैटेलाइट फॉर ट्रांसफरिंग सिग्नल वर्ल्ड वाइड। बिल्कुल, GPS जो होता है ना ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम या सैटेलाइट सिग्नल्स पे ही डिपेंड करता है और ट्रांसफ़र करता है। आप एक बात मुझे बताइए, GPS है तो आपको USA का, और ये अगर इराक या फिर इराक में बैठे हुए लोग इसको यूज़ कर रहे हैं तो कैसे पॉसिबल है? तो सैटेलाइट की मदद से ही पॉसिबल है, और कोई वे ही नहीं है। इतना बड़ा एंटीना तो बन ही नहीं सकता कि जो कि 6400 किलोमीटर अर्थ की रेडिया है उसको कवर कर दे, नहीं बन पाएगा ना। तो ऑप्शन 1 और 2 बोथ करेक्ट है। ठीक है, बोथ 1 और 2 आर करेक्ट। चलिए, क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है? कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, सेल्यूलर टेक्नोलॉजी इवॉल्व्स इन स्टेज कॉल्ड जनरेशन G। कहते हैं ना फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, 2G, 3 जनरेशन, 4G, 5G। ठीक है, जापान तो 7G पे काम कर रहा है अभी। तो इसके बारे में पढ़ते हैं और इसमें करेक्ट स्टेटमेंट को खोजना है। ठीक है, कह रहा है क्वेश्चन, अ जनरेशन रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स, हायर जनरेशन हैज मोर सब्सक्राइबर। बिल्कुल गलत बात है ये। जनरेशन का मतलब ये नहीं होता। जनरेशन का मतलब ये हुआ कि वो अपने टेक्नोलॉजी में किस तरीके से स्टैंडर्डाइजेशन ला रहा है। ठीक है, जैसे डिवीज़न मल्टीपल एक्सेस हो गया या फिर ग्लोबल सिस्टम हो गया, मोबाइल कम्युनिकेशन में किस तरीके से वो आगे बढ़ रहा है। ठीक है, अब देखिए अगर हम लोग बात करें 2G की, 2G में एक होता है CDMA, एक होता है GSM। ठीक है, ये याद रखिएगा। CDMA में क्या होता है? डिवीज़न मल्टीपल SM या ACM पढ़िए। GSM क्या होता है? ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन। ठीक है, तो 2G में 2 होता है, CDMA एंड GSM। अब हम लोग बात कर लें 2G जो होता है वो सेकेंड जनरेशन वायरलेस टेलीफोन टेक्नोलॉजी है। और कौन कौन से जनरेशन होते हैं मोबाइल टेक्नोलॉजी की? 1G होता है, 2G होता है, 2.5G होता है, 3G होता है, 4G होता है, 5G होता है। तो दूसरा तो एकदम करेक्ट है। 2G टेक्नोलॉजी हैज़ 2 स्टैंडर्ड, CDM एंड GSM, बिल्कुल सही है। 2G आपको याद होगा 2G जब आपको 300 रुपये में 1 GB डाटा मिलता था तो CDMA में यूज़ करो, GSM में यूज़ करो कहते रहते थे। तो ये आपका करेक्ट स्टेटमेंट है। अब देखिए थर्ड क्या कह रहा है? थर्ड कह रहा है 2G टेक्नोलॉजी है CDMA स्टैंडर्ड एंड 3G है GSM स्टैंडर्ड। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। 2G में CDMA एंड GSM दोनों है, तो ऑप्शन सिर्फ 2 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन कितना आसान पूछा है। लैन, वैन एंड मैन, इन 3 जो होता है आपको मोबाइल कंप्यूटर नेटवर्किंग कवरिंग डिफरेंट एरियाज, देयर फर्स्ट अल्फ़ाबेट L, W और M किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है? सबको पता है। लैन मीन्स लोकल एरिया नेटवर्क, वैन मीन्स वाइडर एरिया नेटवर्क एंड मैन मीन्स मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है इसको कंप्यूटर वाले सेगमेंट में, आप देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है द डिवाइस दैट वर्क, यहाँ पूछ रहा है डिवाइस, सबसे पहले इसको ब्लॉक करो। दैट वर्क्स विद कंप्यूटर सिस्टम एज सुन एज दे आर कनेक्टेड, जैसे ही कनेक्ट करोगे कंप्यूटर सिस्टम के साथ वो वर्क करना स्टार्ट कर देगा। उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं प्लग एंड प्ले। ठीक है, उसको कहते हैं प्लग एंड प्ले। ठीक है, USB स्वैपिंग में क्या होता है? आप तो USB इंटर करते हो, फिर उसमें से इन्फॉर्मेशन स्वैप करते हो। ठीक है, प्लग एंड प्ले क्या होता है? जैसे आपने प्लग किया, स्टार्ट हो गया काम। तो डिवाइस जो वर्क करता है कंप्यूटर सिस्टम के साथ, जैसे ही आप उसको कनेक्ट करते हो उसको हम लोग प्लग एंड प्ले कहते हैं। ठीक है,
इट इज़ अ टेक्नोलॉजी दैट अलाउज द ऑपरेटिंग सिस्टम टू डिटेक्ट द कन्फिगर इंटरनल एंड एक्सटर्नल पेरिफेरल्स एज वेल एज मोस्ट अडेप्टर। अब देखिए एक्सटर्नल इंटरनल पेरिफेरल्स होता क्या है। मान लीजिए ये आपका सिस्टम है, यहाँ आप USB लगा रखे हो, एक्सटर्नल है, ये एक्सटर्नल पेरिफेरल है, ठीक है। अच्छा एक चीज़ मैं आपको और बताता हूँ। अब आप कहोगे यार कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मैं पढ़ा नहीं हूँ, या फिर मोबाइल कंप्यूटिंग ये सब, उसको क्वेश्चन के थ्रू जाइए। हर चीज़ आप ज़रूरी नहीं है कि पूरा ओशन पढ़ के जाना है। क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। सोर्स कुछ भी हो, यूट्यूब पे बहुत पड़ा हुआ है, कहीं से PDF जुगाड़ कीजिए। अगर हो सके तो मुझे भेजिए, मैं आपको बता दूंगा। आपके पास अगर MCQ है कुछ स्टैंडर्ड क्वेश्चंस की तो मुझे भेजिए। अगर आपको लगता है आप उसको नहीं कर पा रहे हो कोप अप तो मैं बता दूंगा, ठीक है। चलिए अब चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। स्पैम जो होता है वो सिस्टम होता है ईमेल में, आपको पता होगा, आप देखते हैं ना, कहते हैं कि स्पैम चेक करो, स्पैम में चला गया होगा, ठीक है। तो यह एक मैसेज है जो कि इनडिस्क्रिमिनेटली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। देखिए मानिए कि कंप्यूटर सिस्टम जो है ना, उसमें एक ईमेल जो स्ट्रैटेजी है, ईमेल में क्या होता है कि अगर उसको कोई भी मिलेशियस ईमेल लगेगा, या फिर बहुत सारे यूजर्स को क्या किए हैं, एक तरीके से उसको फेक बता दिए हैं, फ्रॉड बता दिए हैं, तो वो आपको स्पैम में जाने का ज़्यादा चांसेस होता है, ठीक है। तो स्पैम जो होता है वो एक तरीके का अनरिक्वेस्टेड कम्युनिकेशन है। जैसे मान लीजिए आपको जिससे कम्युनिकेशन नहीं कर रहे थे वो आपको ज़बरदस्ती आपकी ईमेल में आके भेज रहा है, ठीक है। तो अनरिक्वेस्टेड कम्युनिकेशन है सेंट। अब मान लीजिए कोई एक कंपनी है, वो बल्क में लगभग 600 मैसेज भेजिए 600 आदमी को ईमेल पे, तो ईमेल जो होता है ना, जैसे जीमेल हो गया, वो समझ जाएगी ये स्पैम है, तो उसको वो स्पैम में डाल देगा, ठीक है, जिसको अनसॉलिसिटेड बल्क ईमेल और UBE कहते हैं, ठीक है ना। इट्स मोस्ट फ्रिक्वेंट फॉर्म इज़ अ कमर्शियल ईमेल सेंट टू मेनी एड्रेसेस। जैसे मान लीजिए आपने कहीं से शॉपिंग किया, वो शॉपिंग वाले क्या करते हैं, ईमेल एड्रेस को यूज़ करके बार बार पूरे साल में 4 साल 5 साल भेजते रहते हैं। वो क्या है, बल्क में भेजते हैं, क्योंकि आपने तो सिर्फ नहीं लिया, वैसे आपके जैसे लगभग मान लीजिए 10-15 लोग या फिर 1500 लोग लेके गए हैं, तो जब वो बल्क में ट्रांसफ़र करते हैं तो ईमेल को लगता है ये फ्रॉड है, ये स्पैम है, तो उसको स्पैम में डाल देते हैं, ठीक है ना। चलिए, और स्पैम को यूज भी किया जाता है बहुत सारे वायरस जैसे ट्रोजन हॉर्सेस और द मैलिशियस सॉफ्टवेयर को फैलाने में। अब देखिए एक वर्ड होता है FTP, वो बेसिकली स्टैंड करता है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ठीक है। FTP स्टैंड फॉर फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। एक बार फुल फॉर्म जरूर देख के जाइएगा, हो सके तो मैं उसको भेज दूंगा, मुझे याद दिलाइएगा एक बार, मैं उसको भेज दूंगा, ठीक है। 2-4 पेजेज हैं मेरे पास। रैम स्टैंड फॉर, सबको पता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है। रैम स्टैंड फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी। समटाइम इट इज़ कॉल्ड PC, पर्सनल कंप्यूटर मेमोरी और जस्ट मेमोरी। इन एसेंस रैम इज़ योर कंप्यूटर और लैपटॉप शॉर्ट टर्म मेमोरी। मतलब क्या है, वोलेटाइल होगा, ठीक है, तुरंत उड़ जाएगा, पावर कट हुआ मेमोरी गायब, ठीक है, गजनी है ये। इट्स वेयर द डाटा इज सॉर्टेड दैट योर कंप्यूटर प्रोसेस्ड नीड टू रन योर एप्लीकेशंस एंड ओपन योर फाइल्स। चलिए मूव कीजिए आगे। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑल्सो नोन एज ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। सबको पता है ब्रेन ऑफ कंप्यूटर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। क्या क्या कंपोज करता है, अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट, ठीक है, CPU, फिर और क्या होता है, कंट्रोल यूनिट होता है। CPU जो होता है वो ब्रेन ऑफ कंप्यूटर होता है, कंटेन करता है जितने भी सर्किटरी नीडेड होते हैं किस चीज़ के लिए, तो किसी भी इनपुट स्टोर डाटा होता है उसको पूरा प्रोसेसिंग करेगा। कुछ भी आप इनपुट किए उसको पूरा का पूरा प्रोसेस करके, इसको ब्रेन कहा था, ये हर चीज़ प्रोसेस करके फिर इसको एक तरीके से ऑर्डर करेगा सबको कि ऐसे करो ऐसे करो, फिर फाइनल आउटपुट आपको मिलेगा। तो ये सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। अब बात करें अ टेक्निक इन विच डाटा इज रिटन टू डुप्लीकेट डिस्क साइमल्टेनियसली इज कॉल्ड। अगर मान लीजिए एक ही डाटा को दो डिस्क पे आप एक ही बार में लिख दे रहे हो, ठीक है, तो वो होता है मिररिंग। नाम से ही क्लियर है, ठीक है। अब देखिए कॉपिंग का क्या मतलब होता है, एक डाटा को उठाए और दूसरी जगह कॉपी कर दिए सेम डाटा को, तो लेकिन ऐसा तो नहीं हो रहा है, डुप्लीकेशन तो नहीं। टेक्निक इन विच द डाटा इज रिटन टू डुप्लीकेट डिस्क, एक साथ में 2 डिस्क पे तो नहीं होता ना, यहाँ तो एक ही बार एक जगह लिख सकते हो। मल्टीप्लेक्सिंग का क्या मतलब होता है, मिक्सिंग होता है। मान लीजिए एक इन्फॉर्मेशन दूसरा तीसरा चौथा इसको मल्टीप्लेक्स करना है, तो इस तरीके से मिला दीजिए और एक सिंगल इन्फॉर्मेशन ले जाइए। तो एक होता है मक्स जिसको मल्टीप्लेक्सिंग करते हैं, होता है डीमक्स, ठीक है, इसको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड मक्स। ये क्या करेगा, एक सिंगल इन्फॉर्मेशन को ले जाएगा और बहुत सारे इन्फॉर्मेशन में तोड़ देगा, तो इसका रिवर्स होता है ये, ठीक है। चलिए तो इसका मिररिंग होता है। हाँ, अब कह रहा है 31 द टर्म ई वेस्ट, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, बिल्कुल बच्चे वाली क्वेश्चन पूछ रहा है। इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट होता है तो द इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स सच एज मोबाइल्स, पर्सनल कंप्यूटर्स दैट आर डिस्पोज्ड ऑफ देयर आफ्टर देयर यूजफुल लाइफ इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, ठीक है। कैड क्या होता है, बेसिकली कैड क्या होता है, कैड होता है कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। कैड डिज़ाइन करता है, डिजिटली क्रिएट करता है 2D ड्राइंग को, 3D मॉडल्स को ऑफ रियल वर्ल्ड प्रोडक्ट्स बिफोर दे हैव इवन मैन्युफैक्चर्ड। जैसे मान लीजिए किसी बिल्डिंग की मॉडल आपको डिज़ाइन करनी है तो उसको हम लोग कैड में डिज़ाइन करेंगे, पहले उसको कैड में बनाएंगे, फिर उसके मॉडल को हम लोग एक बार
री इंस्टिगेट करेंगे, फिर री रिसर्च करेंगे, फिर उस पर प्लान बनाएंगे, फिर उसको उसकी को हार्ड मॉडल बनाएंगे, उसके बाद फिर उस पर इम्प्लीमेंटेशन जारी करेंगे, ठीक है। तो कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन होता है कैड। तो ये था क्वेश्चन नंबर 32। हाँ, क्वेश्चन नंबर 33 लास्ट क्वेश्चन आपको बच रहा है, देख लेते हैं। कह रहा है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इंटेल्स। अब देखिए कह रहा है इंटेल पेंटियम 4 इज़ एन ऑपरेटिंग सिस्टम यूज्ड इन पीसी, ठीक है। बेसिकली हम लोग इंटेल पेंटियम 4 जो है ना वो सिंगल कोर सीपीयू है, जिसको आप लोग डेस्कटॉप में यूज़ करते हो, लैपटॉप में यूज़ करते हो। यह ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, एकदम ध्यान से रखिएगा। इंटेल जो है ना, इंटेल कंपनी वो बेसिकली चिप बनाती है, सिलिकॉन चिप्स, ठीक है, कंप्यूटर के लिए। तो इंटेल का जो पेंटियम 4 है ना वो ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है हमें, ठीक है, ये सीपीयू है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। तो पहला ऑप्शन तो गलत हो गया, एलिमिनेट एलिमिनेट एलिमिनेट, ऑप्शन बी, आगे बढ़ो। अगर बस एक इन्फॉर्मेशन आपके पास तो आप आराम से निकल जाओगे। अब दूसरा देख लेते हैं। दूसरा कह रहा है ड्यूरिंग बूटिंग पीरियड ऑफ पीसी द ऑपरेटिंग सिस्टम इज फर्स्ट लोडेड। बिल्कुल, जब आप सिस्टम को बूट करते हो ना तो सबसे पहले ओएस लोड होगा। ऐसा क्यों हो रहा है? अगर ओएस लोड नहीं होगा तो ऑपरेटिंग जो हार्डवेयर है आपके बॉडी का, आपका फ़ोन है और उसके अंदर की सॉफ्टवेयर है, उसमें कनेक्टिविटी नहीं बैठेगी तो फ़ोन हैंग कर जाएगा, आपका फ़ोन काम ही नहीं करेगा, फिर तो फ़ोन डब्बा हो जाएगा, है ना। तो पहले ओएस काम लोड होना चाहिए, तो ऑप्शन 2 तो बिल्कुल करेक्ट है। थर्ड कह रहा है एनालॉग कंप्यूटर आर यूजफुल ओनली इन साइंटिफिक फील्ड while digital computers have application in the scientific as well as in the business administrative functions। देखिए ये एकदम सही कह रहा है। कैसे कह रहा है? एनालॉग कंप्यूटर जो होता है ना वो बेसिकली साइंटिफिक फील्ड में यूज़ करते हैं। डिजिटल कंप्यूटर को आप कहीं भी यूज़ करो, जैसे बिजनेस में भी यूज़ कर सकते हो, एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन में भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। जैसे मैं आपको बताता हूँ। अब ऑप्शन नंबर 4 देखते हैं। कह रहा है माइक्रो कंप्यूटर इज़ अनदर नेम ऑफ माइक्रो प्रोसेसर। बिल्कुल नहीं। माइक्रो प्रोसेसर एंड माइक्रो कंट्रोलर क्या होता है वो मैं आपको बताता हूँ। माइक्रो प्रोसेसर होता है ना वो एक तरीके का सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है किसी भी माइक्रो कंप्यूटर का, ठीक है। लेकिन माइक्रो कंप्यूटर नहीं होता है वो खुद, वो सिर्फ सीपीयू होता है। तो 4 भी गलत हो गया, तो ऑप्शन सिर्फ 2 और 3 सही होगा, ये हो जाएगा। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, अगर आपके पास कोई टेस्ट सीरीज हो ढंग की, मतलब दृष्टि लेवल की हो या फिर किसी विजन आईएएस की हो, ईपीएफओ की, तब आप मुझे भेज सकते हो। टेलीग्राम चैनल आपको पता है, वहाँ पे आके मैसेज कर सकते हो। लेकिन हाँ, कोई फालतू लोकल मॉक्स लगे के एकदम फ़ायदा नहीं है, इससे अच्छा आप रिवीजन करो, ठीक है। तो ये था आपको कंप्यूटर का पूरा कंप्लीट, जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं अब तक वो सारा का सारा, मतलब आपको 2012 से लेकर 2021 तक का टोटल क्वेश्चन मिल गया कंप्यूटर का। आगे भी मैं बताऊँगा और थोड़ा मतलब जो भी मुझे पता चल रहा है, जैसे मैं स्टैटिस्टिक पे काम कर रहा हूँ, ठीक है, वो मैं दे दूँगा। गवर्नमेंट स्कीम्स पे, सोशल सिक्योरिटी स्कीम पे कर रहा हूँ, वो डेफिनेटली मैं दूंगा। तो लगभग मुझे लगता है मेरे एंड से मैंने बहुत ज़्यादा कर दिया। बहुत मन करेगा तो मैं बायोलॉजी वाला पार्ट को वन लाइनर्स को एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। और भी कुछ होगा तो आप लोग बता सकते हो। थैंक यू एज ऑफ नाउ।